नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और, वैसा ही हम समाज में देखते हैं। अधिकांश लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं हैं, जैसा दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। और अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो राजनीतिज्ञों के मामले में तो ये बात बहुत हद तक लागू होती है। आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। अपने आप को आहूत देने करने का निर्णय कर लिया है। देखिए, महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था। फर्स्ट डे ऐसा लगा था कि ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। धीरे धीरे उनके साथ से लोग हट गए। अंत में एक फैमिली, एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा हैं, और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं है। महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमने अतीत में देखा है, अधिकांश पॉलिटिशियंस ने जो कहा है वो किया नहीं है, वो करके नहीं दिखाया है। और मोदी जी तो बीते 10 सालों में यही सब कुछ करते रहे हैं। झूठे वादे, खोखले सपने, और ये सब टूटते चले गए। और अब मोदी जी नए वादों के साथ, नए इरादों के साथ हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में हैं, हरियाणा में हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। तो क्या मोदी ने अतीत में जो कहा वो करके दिखाया? हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं। एक शुद्धि की शुरुआत। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370-35 से हटाई गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम नहीं हो सका, जो वादे मोदी ने किए थे वहां पर वो पूरे नहीं हुए, और भ्रष्टाचार इस कदर गहराई तक पेंट बनाता चला गया कि वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया। वहां के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो बताते हैं कि हमें 28,000 रुपये महीने यूजीसी देता है। एक नई कैटेगरी क्रिएट की है। तो जिस असिस्टेंट प्रोफेसर को किसी दूसरे राज्य में, यहां तक लद्दाख में 58,000 रुपये मिलते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में 28,000 रुपये से इस तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को घर का गुजारा चलाना पड़ता है। पिछले 12 सालों से जम्मू में एकेडमिक अरेंजमेंट पे पढ़ा रही हूँ, और इन्हीं 12 सालों में हमें पहले कहा जाता था एडॉक, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल,
फिर एकेडमिक अरेंजमेंट, और अब हमें टाइटल दिया जा रहा है नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट। जबकि 2021 में हमारे कॉलेज में GDC नौशहरा में जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पर नैक की टीम ने आके कहा कि लेक्चरर जो नोमेनक्लेचर है वो हम कॉलेज में किसी को भी नहीं देते, सबको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमें आज तक हमें वो दर्जा नहीं मिला है, और इसके साथ साथ हमारे साथ हर जगह पे इनजस्टिस हुआ है। लद्दाख भी और JK भी सेम टाइम पे UT बनी थी। लद्दाख में जो एकेडमिक अरेंजमेंट जो कंट्रेक्चुअल पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, उनको बेसिक सैलरी 57,700 मिल रहा है और हमें 28,000। 2018 में हमारी सैलरी बढ़ाई गई थी 18,000 से 28,000, लेकिन उस टाइम हमारा सेशन हुआ करता था पूरा 12 महीने का। सैलरी उन्होंने 18 से 28 तो कर दी, लेकिन इसके साथ क्या किया, हमारा सेशन जो कि 12 महीने का था उसको 8 या 9 महीने का कर दिया है, और उसके साथ कहा कि विंटर वेकेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से हर जगह पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, और आप हम पिछले 3-3.5 महीने से घर में बैठे हुए हैं। वी आर हाईली क्वालिफाइड, PhD किया हुआ है, नेट किया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन हर जगह पे हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आगे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन अब हमें ही नहीं मिल रहा है कुछ, हम ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन क्या होगी। जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, जम्मू में तो बीजेपी को कैंडिडेट मिल गए, मगर घाटी में उन्हें कैंडिडेट नहीं मिले। इसलिए अब निर्दलियों के सहारे और राशिद इंजीनियर के सहारे बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ने में लगी है। अंतरिम बेल पर तिहाड़ से बाहर आए इंजीनियर रशीद की रिहाई क्या हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी मेन स्ट्रीम पार्टियों को इसमें बीजेपी का खेला दिखने लगा। 2 दिन से घाटी में तेजी से सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर इंजीनियर रशीद किसका गणित बिगाड़ेंगे। जो लीडर पिछले 5 साल से सलाखों के पीछे था, उसने कैसे उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी, और क्यों कहा जा रहा है कि कश्मीर में चौथा मोर्चा काफी चुनौती भरा है। उनके पास में पैसा कहां से आता, गाड़ियां कहां से आती है, वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए, ये सोचने वाली बात है। अब आए वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। तो मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यही है इंजीनियर रशीद यानी शेख अब्दुल रशीद, जिन्होंने सलाखों के पीछे से ही उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दी थी। जी हां, तिहाड़ जेल से बारामूला सीट पर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने और 2,04,000 वोटों की मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराने वाला लीडर अब बाहर आ गया और घाटी के चुनावी घमासान में जुट गया। ऐसे में सवाल है कि बारामूला का ये बाजीगर किसका खेल बिगाड़ेगा, और क्या वाकई इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद उलटफेर कर पाएगी। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, हरियाणा की धरती पर जो भाषण देते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और वहां के लोगों को झूठ बताते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं राहुल यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता हुआ है। विधानसभा में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करती है तो वहां के आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आतंकवाद को छोड़ करके सही रास्ते पर आए, सही रास्ते को चुना, क्या आपने उनको इस तरह की छूट नहीं दी कि वो जो आम जिंदगी है उसमें शामिल हो, समाज में शामिल हो, समाज का हिस्सा बने? और
अपने काम पर ध्यान लगाएं, ना कि आतंकवाद पर। हालांकि राहुल और उमर अब्दुल्ला ने इस तरह की कोई बात नहीं की है, मगर दिक्कत यह है कि बीजेपी, उसका आईटी सेल और आरएसएस और इनके सभी अनुषांगिक संगठन झूठ फैलाने का काम बीते 10 सालों से करते रहे हैं। और राहुल से तो ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इनके लोग राहुल को नंबर 1 आतंकी, देशद्रोही तक बता रहे हैं। बीजेपी का एक नेता बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि राहुल को वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पहुंचाया गया था। इसका क्या मतलब है? मतलब राहुल को मारने की तैयारी कर ली गई है। हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बीजेपी का हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हें अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस पर निराधार आरोप लगाने में लगे हैं कि कांग्रेस में इतने गुट हैं, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। मैं मोदी जी से और उनके गृह मंत्री से और खट्टर से भी एक सवाल करना चाहता हूं। खट्टर साहब तो 10 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। किस तरह से उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनपा और उनके आसपास के 10-20 लोगों ने कितना मोटा पैसा बनाया। वहां पर हरियाणा के लोगों की सुनी नहीं जाती थी, जबकि हरियाणा का ये कल्चर है। वहां का कोई भी नागरिक जब चाहे अपने चुने हुए प्रतिनिधि से मिल सकता है। यहां तक मुख्यमंत्री को रात को 12 बजे जगा सकता है, आधी रात को जगा सकता है, अपनी बात कह सकता है। मगर ये 10 साल से पहले की बात थी, जब से बीजेपी की वहां पर सरकार बनी और खट्टर वहां के मुख्यमंत्री बने। ये संस्कृति खत्म हो गई। खट्टर दुर्लभ हो गए, कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल नहीं सकता था और उनके आसपास के लोग पैसा बनाने में लगे रहे। और जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, मोदी के एक सांसद ने किया, बाहुबली सांसद ने किया, और मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला है हरियाणा आकर के, ना शाह ने बोला है। सवाल यह है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार होने जा रही है। मगर जिस तरह की पैंतरेबाजी बीजेपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु और उनके गृह मंत्री खट्टर सहित खेलने में लगे हैं और इन चुनावों को इस तरह की करतूतों के जरिए पलटना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है यह संभव नहीं होने वाला। यह असंभव सा काम है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा में बड़े पैसे का खेला होगा, मतलब मतदाताओं में पैसा बांटा जाएगा, बड़ी रकम। अंधभक्तों को छोड़कर के देश के सभी जागरूक नागरिक अब चुनाव आयोग का रोल समझ गए हैं। किस तरह से चुनाव आयोग किसी एक के कहने पर काम करता है, वो कठपुतली बन चुका है, वो पिट्ठू बन चुका है। लोकसभा चुनावों में हमने खूब देखा किस तरह से चुनाव आयोग निर्णय ले रहा था, काम कर रहा था और मोदी की तरफ से आंखें मूंदने में लगा था। जिस बीजेपी को 150 सीटों पर सिमट जाना चाहिए था, उसे 240 सीटें कैसे मिली, यह भी हमने होते हुए देखा। किस तरह से जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट निकले। लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं इस लड़ाई को लड़ने में लगी हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनावों में बेईमानी हुई थी। तो क्या अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, जहां पर बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार देखने जा रही है, वहां पर भी चुनाव आयोग कोई खेला करेगा? क्या वहां भी पैसे से कोई बड़ा खेला किया जाएगा? बीजेपी वहां पर चुनाव जीतेगी? देखते हैं आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता। इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, आप उन चेहरों को पहचान लीजिए जिन्होंने अतीत में जो बोला, क्या वो किया था? क्या उनकी कथनी और करनी में कोई बड़ा अंतर आपने देखा, महसूस किया? अगर महसूस किया तो उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। राहुल और उमर ऐसा कुछ भी जम्मू कश्मीर में करने नहीं जा रहे हैं। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां जीत हासिल होती है, जो देश के कानून को तोड़ने वाला होगा। हां, मोदी के लोगों ने फिलहाल में कानून तोड़ा है। राहुल को देशद्रोही बता करके रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकी बता करके, शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने राहुल की जीप काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करके, क्या इनके खिलाफ एफआईआर मोदी जी की, शाह की पुलिस ने की है?
क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? तो दोस्तों, असली चेहरों को पहचानिए। चेहरा दिखता कुछ है, होता कुछ है। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है।